नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत को पाकिस्तान के मामले में फिर एक झटका लगा है और ये अपने आप में परिचायक है भारत की विदेश नीति के असफल होते जाने का। भारत से मेरा मतलब मेरे देश भारत से नहीं, मोदी सरकार से है। अब जो तस्वीर आई है वो ये बता रही है कि किसी भी फ्रंट पे ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो ये अपने देश में नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। अब उस रास्ते पे चल रहे हैं जो नीति इन्होंने खुद तय की है, जिस नीति को इन्होंने ये माना है कि वही देश की बेस्ट नीति हो सकती है, उस नीति पे चल के एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी जो ताज़ा मुंह की खाना जिसको कहते हैं, वो जो सामने आया है वो एडीबी से आया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को $800 मिलियन यानी $80 करोड़ का बेल आउट पैकेज मिल गया। बेल आउट पैकेज क्या होता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब रही हो, बुरी हालत में हो और उसके डूबने के आसार हो, तो कोई उसको पैसे देता है, ले भाई तू पैसे ले, लेकिन अभी चीज़ काम चला, अपना गड़बड़ ना होने दे। और ये जो स्थिति है, लड़खड़ाते पाकिस्तान को ये जो बेल आउट पैकेज मिला है, ये भारत के तमाम सारे प्रयासों के बावजूद मिला है। एडीबी के जो चीफ हैं उनको मोदी जी बड़ा मस्का लगा रहे थे, इवन ट्विटर पे उन्होंने उनकी तारीफ की। और सरकार ने बहुत सारी, हमारी सरकार ने लॉबिंग की थी कि उसको एडीबी से पैसे ना मिले। मोदी जी जिस दिन ट्वीट करते हैं उसके तीसरे दिन पाकिस्तान को ये $20 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। इससे पहले आईएमएफ के अंदर भी यही हुआ था। उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी भारत सरकार ने आपत्तियां की थी। इसके साथ साथ अलग अलग मौक़ों पे हम मात खाते रहे हैं, इसको मात खाना कहें या कहें, लेकिन हमारी विदेश नीति मात खाती रही है। अब समझते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने मेरी सरकार ने क्या आपत्तियां रखी थी और जो दुनिया में हम विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया हमसे गले मिल चुकी है, हम नहीं मिले, वो मिल लिए मान लिए, और हमारा हर जगह डंका बजता है, तो डंका ख़राब हो गया लगता है, डंका काम नहीं कर रहा है। तो हमने जहाँ जहाँ दुनिया के देशों से कहा वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। अब आप सोचिए, एडीबी की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान को बेल आउट देने की, जब एडीबी बेल आउट दे रहा था पाकिस्तान को, तो भारत का स्टैंड क्या था? भारत का स्टैंड था, भैया ये एक ऐसी स्टेट है जो अपने पैसे को संभाल नहीं सकती है, इसका पैसा हथियारों में, आर्मी में चला जाएगा और इनडायरेक्टली आतंकवाद पे चला जाएगा, इसलिए इस देश को पैसे देना ठीक नहीं है। अगर इसको पैसा देना है तो उस पर शर्तें लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। लेकिन एडीबी ने भारत की आपत्तियों को गैर निर्णायक बताते हुए खारिज कर दिया और कर्जा दे दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इससे पहले आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान बाकायदा आईएमएफ से भी बेल आउट पैकेज मिला, लोन मिला पाकिस्तान को। भारत ने आपत्तियां जताई, बहुत सारी बातें कहीं कि आतंकवादी देश है, इसके खिलाफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फला होना चाहिए। उसके बावजूद उसको लोन मिला और मोदी जी ने, यानी मेरी सरकार ने, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं दिया। ये लोग तटस्थ हो गए, ना मैं पक्ष में ना विपक्ष में। जिस आदमी के साथ तुम्हारे बम गोले चल रहे हैं, तुम्हारे फ्लाइट उड़ के उनके जा रही है, उनके ड्रोन उड़ के तुम्हारे आ रहे हैं, उसको लेकर तुम तटस्थ हो रहे हो वहाँ पे। और इन्होंने आईएमएफ से उसको पैकेज मिलने में सहायता की। ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुनिया भर का फूफा करते रह गए, किसी की चली नहीं, और ये इतना ज़्यादा दबाव में थे कि इन्होंने उसको बेल आउट पैकेज मिलने पे आपत्ति भी नहीं की। अब ये सिचुएशन अगर आप देखें तो आप उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले जाएं, दुनिया के सारे देश थे। हमारे पक्ष में कौन सा देश खड़ा था? ढूंढ ढांड के एक जयशंकर साहब ने कनाडा तक को फ़ोन किया। एक अफगानिस्तान तालिबानी आतंकवादियों ने एक कुछ बयान दे दिया, बस। बाकी उसके साथ में चीन खड़ा हुआ था, उसके साथ में अजरबैजान खड़ा हुआ था और टर्की खड़ा हुआ था। टर्की ने अपने जहाज़ लगा दिए थे अरब सागर में कि ज़्यादा रायता होता है तो टर्की वहाँ से मदद करेगा।
आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम जो महान विदेश नीति चला रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सनम बेवफा वाली विदेश नीति चला रहे हैं हम। सबसे कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और शादी किसी से नहीं करते हैं, और उसका ये नतीजा हमारे सामने आया है कि 2 जगह से मजबूत सहायता मिल गई है। ये होते हुए मिल गई है कि हम जानते हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में पैसा इस्तेमाल करेगा, हम दुनिया को समझा नहीं पाए। ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो अब आप कहेंगे कि अब ये एक और मसला एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया। भारत कह रहा है उसमें डाल दो, वो नहीं डाल रहे हैं। अब ये एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो सरकारें, जो देश आतंकवादियों की मदद करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में काम करती हैं, इस तरह के काम करती हैं और अवैध गतिविधियों को संरक्षण देती हैं, उनके लिए एक दुनिया में स्टैंडर्ड बने हुए हैं और निगरानी होती है उन देशों की। और अगर एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, यानी आप संदेह के, 2 ही होता है इसका, ग्रे और ब्लैक, तो आप संदेह में हैं। ये 1989 में G7 देशों ने स्थापना की थी इसकी, वही G7 जो कनाडा में जिसका अभी सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर मोदी जी को नहीं बुलाया गया है। बावजूद इसके नहीं बुलाया गया कि अभी कुछ दिन पहले ही एस जयशंकर ने कनाडा के साथ में रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए थे, बातचीत वगैरह भी की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मकसद जो एफएटीएफ का है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, आतंकवादी फंडिंग को ट्रैक करना और ब्लॉक करना, और फाइनेंशियल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पे जोर देना, ये काम करता है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर आप बार बार कह रहे हो कि वो आतंकवादियों की फंडिंग करता है और वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहाँ पर उसके देश में आतंकवाद, सरकार शामिल हो या ना हो, नॉन स्टेट एक्टर भी अगर आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं और पैसा उन तक पहुँच रहा है, ये रोकना भी सरकार का काम है पाकिस्तान की। ये सब कुछ होने के बावजूद हम उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं डलवा पाए। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि जो लोग हैं उसको, ग्रे लिस्ट मतलब ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग जहां पर बढ़ा दी जाती है, इसमें वो देश आते हैं जो आतंकवादी फंडिंग को रोकने में फेल रहे हैं, इसके अलावा सुधार की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे फंडिंग, लेकिन उनकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है। 18 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, उसके बावजूद वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। अभी उसने आपके यहाँ पहलगाम में हमला किया, आपके यहाँ दूसरे हमले किए, और आप उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में नहीं डलवा पा रहे हो। अगर वो ग्रे लिस्ट में आ जाता तो आईएमएफ में जो आपको लोन दिलाने में आपने जो न्यूट्रल रवैया अपनाया, वो नहीं भी अपनाते, आप बच जाते। आईएमएफ जो है वो उसको लोन नहीं देता, क्योंकि आप देखते कि उसका ग्रे लिस्ट में नाम है, यानी वहाँ पर पैसा देना जोखिम भरा है। एडीबी लोन नहीं देता। जो विदेशी निवेशक हैं वो भी कहते कि यार ये देश थोड़ा सा रिस्की है, इसके साथ वहाँ पर व्यापार मुश्किल आती, कंप्लाइंस की कॉस्ट बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती। जहाँ से ही ये व्यापार करते तो हर लोग कहते कि ये पैसा जो हम व्यापार कर रहे हैं पाकिस्तान जा रहा है, ये आतंकवाद में तो नहीं चला जाएगा, देश की साख भी घट जाती है। आप सोचिए कि उसे 34 में से 32 एक्शन लेने पड़े थे 18 में, जब वो एफएटीएफ में आया था। यानी इसको बताया गया था कि ये 34 प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ पे है और इससे ये तुम जो है निगरानी की लिस्ट में हो। तो उसने बाकायदा अपना नाम वहाँ से हटाने के लिए बहुत सारे बदलाव किए और अपने आप को बचा लिया। उसने ये भी साबित कर दिया कि उसके आतंकवादी संगठन ने कई आतंकवादी संगठनों को कह दिया कि तुम अपना नाम बदल लो, और कहा देखो ये संगठन खत्म हो गया। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर के हमारे संबंध हैं, हम लोगों को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, डोनाल्ड बुलाते हैं, हम बराक बुलाते हैं, लेकिन हमारी इतनी भी नहीं चल रही है। ये एक अपने आप में बड़ी खतरनाक सिचुएशन है भारत के लिए। अब आप आगे और समझिए कि किस तरह से मैं आपको एक एक करके तथ्य रख रहा हूँ कि किस तरह से हम पाकिस्तान के सामने अगर देखा जाए तो बेहद कमज़ोर विदेश नीति लेकर खड़े। एक तो वो जयशंकर बोलते बहुत कड़वा हैं, कोई भी किसी भी देश का कोई विदेश मंत्री दुनिया भर में, एक ट्रंप है वो अंडवंड बोलता है, चलो वो तो दुनिया ऊपर है। दूसरा हमारे जयशंकर जी को देख लो। अब बताइए, यहाँ युद्ध चल रहा है पहलगाम का, कह रहा है मुझे भाषण मत दो, हमको डोंट प्रीच अस।
या तो हमारे साथ आओ, भाषण मत दो। ये दुनिया से आप कह रहे हो, उस दुनिया से जिसके पास हर रोज आपको हर काम के लिए जाना पड़ता है। गाजा में 60-70 हजार लोग मार दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे मार दिए हैं, वो आतंकवादी तो नहीं थे ना। पूरी दुनिया, यहां तक ब्रिटेन, अमेरिका, बाइडेन, सब लोग लगातार इजराइल को हड़का रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावे ही कर रहे हो भले। इजराइल उन तक सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है, भोजन नहीं पहुंचने दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र के लोगों को मार दिया, चर्चेस पे बम गिरा दिए, अस्पताल तबाह कर दिए। उसके बावजूद हम उस इजराइल के साथ खड़े हो जो पूरी दुनिया का विलेन है। फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग आप पे भरोसा करेंगे। आप एक तरफ बात करते हो आतंकवाद के खिलाफ काम करने की, और ये क्या, ये स्टेट टेररिज्म नहीं है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे करके हमारी पोजीशन को खराब कर रही है। उसका फायदा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है। पहले तो पाकिस्तान पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, उसको हमको बहुत अच्छे तरीके से साइज में रखना चाहिए था। बातचीत करते रहते, दबाव बनाते रहते, थोड़ी बहुत सहायता के नाम पे, तो वो चीन के नज़दीक भी नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। जो हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन था, चीन ने उसको हथिया लिया। रूस का मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि वो रूस जो है वो खड़ा हो रहा है उसके साथ में, पाकिस्तान के साथ जा रहा है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। आप भाईचारे की बात करते हो और कब दगा दे दोगे, क्योंकि आपको तो ट्रंप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ट्रंप से आप डरते हो और आपकी प्रतिबद्धता अमेरिका के प्रति दिखाई देती हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि मेरे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। याद कीजिए, पूरी डिटेल्स आई थी, मैंने भी वीडियो बनाया था। और पाकिस्तान की पावर बढ़ रही है दुनिया में। कैसे बढ़ रही है इसको समझते हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जिम्मेदारियां मिल रही हैं, और उसको, जिसको आप कह रहे हो कि वो आतंकवादी देश है, आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, उसको आतंकवाद विरोधी जो समिति है संयुक्त राष्ट्र की, जो आतंकवाद को रोकने के लिए काम करती है, जिसको पूरी दुनिया में आतंकवाद रोकना है, उसका वाइस चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान को बनाया गया है। यानी पूरी दुनिया उसके ऊपर उस मुद्दे पे समर्थन कर रही है, उस पर भरोसा कर रही है जिस पे आप उसको विलेन बना रहे हो। अफगानिस्तान के मामले में, जिस अफगानिस्तान से आप कह रहे हो हमारी दोस्ती बनने वाली है, उसकी जो तालिबान पे सैंक्शंस लगाने के लिए समिति बनाई गई है, उस समिति में भी पाकिस्तान अध्यक्ष है। यानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, या पाकिस्तान तय करेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर सैंक्शन लगे या ना लगे। आप तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो, वो तालिबान का बॉस बना बैठा है, वो तालिबान का भविष्य तय करने वाली स्थिति में। तो आप बताइए, क्या तालिबान आपके साथ खुलकर आना चाहेंगे? तालिबान तो चीन के साथ मिल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। जो चीन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, उसको अब अफगानिस्तान में भी उसकी रेल लाई जाएंगी। इसके लिए काम हो रहा है, इसके लिए वहां के तालिबान राजी हो गए। तो हम विदेश नीति में कर क्या रहे हैं? अब मैं वो पुरानी बातें दोहराऊंगा कि नेपाल के साथ क्या हुआ, चीन के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के साथ हमने क्या किया, पुराना वीडियो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन कुल मिला के हमारी आवाज़ क्यों अनसुनी रह जाती है यार? एडीबी पे जाते कोई हमारी सुनता नहीं, IMF पे कोई सुनता नहीं, संयुक्त राष्ट्र में सुन नहीं रहा है। इजराइल गजा में हमने जो है वो दुनिया के सबसे बड़े विलेन के साथ खड़े हो गए। भारत का ये वो भारत है जिसका एक स्टैंड है, ये वो भारत है जो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर होता था, जो रूस और अमेरिका से अलग दुनिया भर के देशों ने कहा कि हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम निर्गुट हैं। उन सारे देशों का अध्यक्ष भारत होता था। नेहरू, मार्शल और टीटो ने उसकी स्थापना की थी, इंदिरा गांधी उसकी चेयरमैन बनी। हमारा कमिटमेंट है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 2 नेशन थ्योरी को हम समर्थन करते हैं संयुक्त राष्ट्र में, और फिलिस्तीन हमारे हिसाब से एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें इजराइल का कोई हस्तक्षेप ना हो। हम अपनी नीति छोड़ के, दुनिया की नीति छोड़ के एक विलेन के साथ खड़े हो क्योंकि वो पावरफुल है। आपका जो दिमाग है ना, वो सिर्फ इस पे चलता है कि भारत में मेरा जो कोर वोटर है, जो मेरा संगी भाई है, जो मेरा भक्त है, उन सब लोगों को कैसे मैं बांध के रखूं। उनको सिर्फ ये दिखता है कि दुनिया में कोई भी
एम वालों का दुश्मन है, उसको दोस्त बना लो। इजराइल को दोस्त बनाओगे तो ये लोग खुश होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ आप जो कुछ कह रहे हो वो ऐसा लग रहा है कि बस घर वालों को संबोधित कर रहे हो, क्योंकि उसके खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे हो या करवा नहीं पा रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ों से लगता है उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे हो, यहाँ दिखावा भर कर रहे हो। आपने जो सैंक्शन लगाए वो भी दिखावा भर थे। आपने पिछली बार पुलवामा के बाद व्यापार बंद किया था, वो भी चल रहा था। MFN का दर्जा आपसे वापस लिया नहीं गया। अभी पानी का जो आपने तरीका अपनाया है वो इम्प्रैक्टिकल है। रोज अखबार में कहीं ना कहीं से खबर छप जाती है, प्यासा मर रहा है पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ताकि हमको लगे हाँ सरकार का रिस्ट्रिक्शन काम कर रहा है। एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ये संभव ही नहीं है जब तक कि आप नए बांध नहीं बनाओगे, बहुत सारे काम नहीं करोगे। तो आप जो है IMF में तटस्थ हो जाते हो। IMF में आप पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं करते हो खुल के? तो क्या सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को आप संबोधित कर रहे हो और पूरी दुनिया में तुम कुछ खुद ही नहीं कर रहे हो, या तुम्हारी चल नहीं रही है? ये एक बड़ा सवाल तो है ना। हम इतने दिन से लगे हुए हैं, पाकिस्तान पे एक सैंक्शन तो करवा पाते हैं। और इसी डोमेस्टिक ऑडियंस के चक्कर में हुआ ये कि हमने जो हमको सबूत वबूत दे के एकदम बढ़िया से परफेक्ट केस बनाना चाहिए था, आतंकवादी पकड़ते पहले, वो तो आज तक नहीं पकड़े आपने। उनसे पूछताछ करते, उसके आधार पर हम केस बनाते, उस केस को दुनिया के देशों के सामने रखते हैं। उसके बाद हम स्ट्राइक जो भी करते हैं हमारा कबूल होता है। लेकिन तब तक 75 साल की उम्र में कोई मुझे रिटायर ना कर दे, इसलिए मैं हिंदुस्तान का बेहद शक्तिशाली नेता बन के खड़ा हो जाऊं, ये काम नहीं हो पाता उस केस में। देश का भला हो जाता, लेकिन मेरा उतना लार्जर देन लाइफ इमेज में नहीं बना पाता। तो क्या किया आपने आनन फानन में उस हमले के उसमें जाके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर आपको लगा ये तो रायता बड़ा फैल रहा है, युद्ध हो जाएगा। तो फिर पहली रिक्वेस्ट आती पाकिस्तान की, झट झट युद्ध विराम युद्ध विराम युद्ध विराम। आप तो POK छुड़ाने वाले थे, युद्ध विराम कर दिया। किस लिए? कि भैया हमारा मकसद जो था वो लार्जर देन लाइफ, देखा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये बताना था। लेकिन युद्ध विराम तो उसका उल्टा हो गया, और नहीं करते तो मामला और उलझ जाता। कब तक लड़ते आप? इतने में ही हमारे जेट गिरने लगे 3 दिन के अंदर, बताइए। तो कुल मिला के, और वैसे भी ये मानवता के लिए ठीक नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि भारत जो है वो दोस्ती गंवा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध के मामले में भी आप कभी ना इधर के होते थे, कभी उधर के हो जाते थे, कभी इधर के हो जाते थे। कभी जेलेंस्की के साथ मिलकर बातें करने लगते थे, उसके सुर में सुर, कभी पुतिन के। एस जयशंकर की अलग ही चलती रहती थी अंतरानी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमने अपने आप को कमज़ोर कर दिया। और ये चीज़ कहीं और जाके भी गड़बड़ हुई, क्योंकि रूस के आपने हथियार लेने बंद कर दिए और वो हथियार पाकिस्तान खरीद रहा है, बहुत सारे हथियार। चीन उसको पहले ही हथियार दे रहा है। आप अमेरिका के हथियार खरीदने जा रहे हो, वहाँ वो अमेरिका का कोई पॉलिसी की भरोसा नहीं, वो कब तक आपके साथ रहेगा। यही ट्रंप था पिछली बार, तो भैया हाउडी मोदी हो रहा था। यही ट्रंप आ गया तो पीछे पड़ गया, स्टील एल्युमिनियम पे फिर सैंक्शन लगा दिया, फिर टैरिफ लगा दिया उसने। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से असफल हो गई है। जो आप एक थर्ड वर्ल्ड के लीडर थे, निर्गुट आंदोलन वगैरह चलाते थे, वो देश आज इतनी कमज़ोर हालत में है। और इस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जगह हमको दुनिया में कुछ एक अच्छा तार्किक देश बनना चाहिए। हमें एक तो ये करना चाहिए कि टकराव से बचना चाहिए। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि ये पाकिस्तान के ऊपर ये जो 2 प्रतिबंध IMF और FATF वाले आप लगाने की बात कर रहे थे, FATF ठीक है, चलो निगरानी रखो, और ADB वाली बात कर रहे थे, एक डूबता देश है, उसको एक बेल आउट दिया गया, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। अगर उसको बेल आउट नहीं मिलता, आपको मांगे नहीं करनी चाहिए थी उसको रोकने। आपने एक ऐसी बात मांग की जिस मांग को कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि कल के दिन अगर उसको बेल आउट नहीं मिला ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और IMF से, तो फेल स्टेट हो जाएगा। फिर क्या होगा? भुखमरी फैलेगी, कंगाली फैलेगी। क्या करेंगे वो लोग? वो इधर उधर से घुसेंगे हमारी सीमा में, आतंकवादी भर्ती कैंप लगा देंगे उनके लिए। वो पूरे साउथ एशिया के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हम ऑलरेडी जो रोहिंग्या की समस्या झेल रहे हैं, हम बांग्लादेश की समस्या झेलते रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग किस तरह से पाकिस्तान में शरणार्थी बन के घुसे हुए हैं, उनको खदेड़ के निकालना पड़ रहा है। तो अगर आपके पड़ोस का देश स्थिर है तो वो आपके लिए भी अच्छा है। श्रीलंका से सोचिए कितना माइग्रेशन हुआ था, कहां कहां लोग पहुंच गए थे। लेकिन हम जो है वो एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस को अपने एंटरटेन करने के लिए
कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर वो होता नहीं है। वहाँ से आपकी कमज़ोरी और दिखाई देती है, और देश भी कमज़ोर दिखाई देता है। ये और भी चिंता की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज इधर का वीडियो उधर डल गया था, उधर का वीडियो उधर डल गया था, तो उस स्थिति में आपको वीडियो मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। QR कोड अंत में है। नमस्कार, जय हिंद।